गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले एलेक जेफरी ने किया था, तो ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एलेक जेफरी याद रखना है किसके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया गया था। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म, जो बार बार यूज होगा। तो ये क्या है, इसको पहले समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म कह रहा है इनहेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि जीन में कोई चेंज हुआ है, कोई वेरिएशन हुआ है, और ऐसे जीन में वेरिएशन हुआ है जो कि इस वेरिएशन को ट्रांसमिट कर सके। सो इनहेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशन, और ये इनहेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशन हाई फ्रीक्वेंसी पर अगर होगा, अब इस फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू डिसाइड किया कि बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जा रहा है, मतलब देयर आर सो मेनी जेनेटिक वेरिएशंस। तो ये जेनेटिक वेरिएशन हाई फ्रीक्वेंसी पर हैं, और हाई तो कितना हाई, ग्रेटर देन 0.01 अगर फ्रीक्वेंसी है इनहेरिटेबल वेरिएशन का, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। सीधा सा इतना समझना है कि जेनेटिक वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन में, ऐसे जेनेटिक वेरिएशन जो इनहेरिट हो सकते हो, तो इनहेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन में अगर 0.01 से ज्यादा पाई जा रही है, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो सीधा सा समझिए, इनहेरिटेबल वेरिएशन, इनहेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशन पॉलीमॉर्फिज्म कहला रहा है। अब है म्यूटेशन इन सैटेलाइट डीएनए डू नॉट इम्पेयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियलिटी। अब क्या होता है ये सब भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। गेट एक्यूमुलेटेड इन ए पॉपुलेशन। तो डीएनए स्ट्रैंड की अगर बात करें, तो डीएनए स्ट्रैंड में कुछ नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस बार बार रिपीट होते हैं। जैसे हमने पहले भी आपको बतलाया था, हरे रामा हरे कृष्णा। तो हरे रामा हरे कृष्णा ये कुछ शब्दों का संग्रह है, और इसे थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मान लीजिए कि नाइट्रोजनस बेस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऐसे ही अगर लगे रहेंगे और यही बार बार रिपीट होगा, तो डीएनए के दो तरह के पार्ट्स हो गए। एक जिसमें कि रिपीटेड सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, और दूसरे जिसमें रिपीटेड सीक्वेंसेस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें रिपीटेड सीक्वेंसेस पाए गए डीएनए में, डीएनए का वो पोर्शन सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। ठीक है, और ये जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करने में रोल नहीं प्ले करता है, प्रोटीन बनाने में ये रोल नहीं प्ले करता है। तो इस तरह का कोई काम ये सैटेलाइट डीएनए नहीं करता है, लेकिन डीएनए के स्ट्रक्चर में तो ये शामिल है। तो डीएनए जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होगा, तो ये सैटेलाइट डीएनए भी ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि उसी का पार्ट है ये। अब इस सैटेलाइट डीएनए में अगर कोई चेंज हो जाता है, यानी म्यूटेशन हो जाता है, तो कहेंगे कि पहले वाले सैटेलाइट डीएनए से अब ये अलग हो गया, वेरिएशन हो गया। तो सैटेलाइट डीएनए में अगर वेरिएशन होगा, तो ये रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को प्रभावित नहीं करता है। यानी जिस ऑर्गेनिज्म के सैटेलाइट डीएनए में कोई चेंज आ गया, वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, कर सकता है, उसको कोई समस्या नहीं है। तो रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब उसकी संतानें होंगी, और उस संतान में ये म्यूटेटेड सैटेलाइट डीएनए वाला पोर्शन जाएगा। ठीक, फिर मान लीजिए उसी संतान में फिर से कोई म्यूटेशन हुआ, तो एक और तरह का म्यूटेशन उसमें हो गया। सैटेलाइट डीएनए में भी ये हुआ, तो दो तरह का म्यूटेशन उसके पास हो गया। फिर उसकी अगली संतान में इस तरह का हुआ। तो कई एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो जेनेटिक वेरिएशन सैटेलाइट डीएनए में आ रहा है, वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो बहुत ज्यादा हो गई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा हो जाएगी पॉपुलेशन में इस तरह की सैटेलाइट डीएनए में म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी, यानी वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी। ऐसे करते करते काफी ज्यादा हो जाएगी,
और इसका वैल्यू अगर 0.01 से ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे कि उस पॉपुलेशन में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ देख रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफाई डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड एज रिपीटिटिव डीएनए। अभी जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कह रहे थे वही रिपीटिटिव डीएनए भी कहलाता है। तो अभी आपने देखा कि सेम नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही सीक्वेंस है वो बार बार आ रहा है, तो इसलिए इसको रिपीटिटिव डीएनए भी कह रहे हैं। तो ये रिपीटिटिव डीएनए क्या है यहाँ लिख रहा है, उसी के लिए बतला ही चुके आपको। स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए, जैसे अभी एग्जाम्पल दिए आपको, हरे रामा हरे कृष्णा, सिर्फ ये 4 शब्द हैं और इसमें ह है र है, ऐसे करके इस सीक्वेंस में, पर्टिकुलर सीक्वेंस में सारे अरेंज्ड हैं। तो ऐसे ही स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए है, यानी पर्टिकुलर सीक्वेंस में कुछ नाइट्रोजनस बेस सजे हुए हैं और उसी सीक्वेंस में ये बार बार रखे हुए हैं डीएनए के किसी टुकड़े में। तो स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड सेवरल टाइम। तो आपको समझ में आ गया होगा रिपीटिटिव डीएनए क्यों नाम दिया गया, क्योंकि खास सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है उस डीएनए में। इट फॉर्म स्मॉल पिक कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। अब एक डीएनए की चर्चा कर रहे थे, इस डीएनए में 2 तरह के पार्ट्स हो गए। हम समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं रफली। अब मान लीजिए ये डीएनए है, इस डीएनए में ए टी सी जी, ये मान लीजिए एक सीक्वेंस होगा नाइट्रोजनस बेस का। तो क्या है, फिर वही सीक्वेंस लिखा हुआ है, ए टी सी जी, फिर वही लिखा हुआ है ए टी सी और जी। तो इस तरह से ये सैकड़ों हजारों बार या टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। तो इतना सा स्ट्रेच ए टी सी जी, ये 4 नाइट्रोजनस, कुछ भी हो सकता है, समझने के लिए आपको बतला रहे हैं कि ये 4 नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस हैं और यही सीक्वेंस देख रहे हैं यहाँ 3 बार रिपीट हुआ। तो ये 3 बार ना होके 100 बार, 1000 बार, कितनी भी बार हो सकता है। और कुछ ऐसे हैं ए सी जी टी टी, कुछ भी हो सकता है। इधर बाकी जो हैं, इधर कोई रिपीटिशन आपको नहीं दिखेगा इस इतने से पोर्शन में। ठीक है, तो ये बिना रिपीटिशन वाले हैं। तो इस दोनों तरह के डीएनए का अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाएगा तो 2 तरह के पीक का फॉर्मेशन होगा। ये जो 80 से रिपीटेड वाले हैं, इसका स्मॉल पीक बनेगा। समझने के लिए मान लें एक ऐसे छोटा पीक बना रहा है, फिगर अगर ड्रॉ कर रहे हैं, और दूसरा बड़ा पीक बना रहा है। तो स्मॉल पीक अगर है तो हम समझ जाएंगे सैटेलाइट डीएनए है, यानी रिपीटेड वाला है, रिपीटेड है। और ये वाला जो है नॉन रिपीटेड वाला है, ये रिपीटेड नहीं है। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बल्क डीएनए, जिसमें रिपीटिंग नहीं है पर्टिकुलर स्ट्रेच की। इसी को हम बल्क डीएनए के नाम से जान रहे हैं। तो एक डीएनए अगर हम ले रहे हैं
तो इसमें दो तरह के नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। एक रिपीटेड सीक्वेंस है और दूसरा नॉन रिपीटेड सीक्वेंस है। तो जो रिपीटेड सीक्वेंस वाला है वो माइनर पीक बनाता है, स्मॉल पीक बनाता है, और उसी को हम सैटेलाइट डीएनए के नाम से जान रहे हैं। और जो नॉन रिपीटेड वाला पोर्शन है ये मेजर पीक बनाया, यानी हायर पीक बनाया। तो इस मेजर पीक वाले डीएनए को हम बल्क डीएनए के नाम से जानते हैं। तो ये दो पॉइंट आपका क्लियर हो गया, सैटेलाइट डीएनए क्या हुआ और बल्क डीएनए क्या हुआ, और कौन कैसा पिक बनाता है। तो यहाँ लिखा है सैटेलाइट डीएनए के लिए, इट फॉर्म स्मॉल पिक कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज माइक्रोसैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। अब कह रहा है कि रिपीटेड वाले को हम सैटेलाइट डीएनए तो कह दिए, अब इसमें भी टाइप्स होंगे। किसी को हम माइक्रो सैटेलाइट कहेंगे, किसी को मिनी सैटेलाइट कहेंगे, और उसका आधार हमारा क्या होगा। तो कोई डीएनए ऐसा होगा जिसमें कि ए और टी बाई सी बाई जी की मात्रा ज्यादा होगी, किसी में इसकी मात्रा कम, किसी में मतलब ए और टी ज्यादा रिपीटिशन होगा, यहाँ मान लीजिए ए टी टी करके ऐसे होता सीक्वेंस, या किसी में सी 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 3 बार है, जी 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 3 बार है, किसकी मात्रा ज्यादा है उसके आधार पर भी माइक्रो और मिनी सैटेलाइट का टाइप डिफरेंट हो जाएगा। या फिर लेंथ ऑफ सेगमेंट, हमने ये आपको समझने के लिए बतलाया कि ये 4 नाइट्रोजनस बेस वाला हमारा सेगमेंट है। ये हो सकता है 5 वाला हो, 8 वाला हो, 10 वाला हो, कुछ भी इसका लेंथ हो सकता है। डीएनए सेगमेंट का लेंथ वेरी करता है। तो किसी में हो सकता है 8 नाइट्रोजनस बेस वाला सेगमेंट हो, किसी में 15 वाला हो सकता है। तो ये वेरिएबल है कि कितने नाइट्रोजनस बेस का रिपीटिशन हो रहा है बार बार, ठीक है। तो इसी को यहाँ लिखा है लेंथ ऑफ सेगमेंट। इसके बाद है नंबर ऑफ रिपीटिटिव यूनिट। अब हमने यहाँ ATCG को रिपीटिटिव यूनिट माना है और ये रिपीट हो रहा है। यहाँ समझने के लिए हमने देखा कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा था, तो 1, 2 और 3 बार ये रिपीट हुआ। तो कितनी बार रिपीट होगा उसके आधार पर भी माइक्रो या मिनी सैटेलाइट की कैटेगरी में वो आएगा। तो क्या क्या हमने देखा कि वो AT रिच है या CG रिच है। एडेनिन थायमिन के लिए AT है और साइटोसिन गुआनिन के लिए CG है। तो दोनों में से किसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, या फिर लेंथ ऑफ सेगमेंट कम है या ज्यादा है, कितना है उस पर डिपेंड करेगा, या फिर नंबर ऑफ रिपीटिटिव यूनिट, ये कम बार रिपीट हुआ या ज्यादा बार रिपीट हुआ। तो ये 3 क्राइटेरिया हमारा था जिसके आधार पर हम सैटेलाइट डीएनए को माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट की कैटेगरी में रखते हैं। इट फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब क्या कह रहा है, जैसे ये ह्यूमन जीनोम होता तो इसमें नॉन रिपीटिटिव वाला मान लीजिए इतना थोड़ा सा होता, और यहाँ तक ये 4 ही बार ना होके और 5 बार 6 बार ऐसे करके होता, तो क्या होता, यहाँ से यहाँ तक पूरा मैक्सिमम रिपीटिटिव वाला होता। तो मैक्सिमम पोर्शन कह रहा है कि ह्यूमन जीनोम में रिपीटिटिव वाले बनाते हैं और नॉन रिपीटिटिव वाले कम हैं। तो यही लिखा है यहाँ, इट फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो समझ गए कि ह्यूमन जीनोम का मैक्सिमम भाग जो है वो रिपीटिटिव डीएनए से भरा पड़ा है, बट डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। आपको पता है कि डीएनए आरएनए बनाता है, आपने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा ही है। तो डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए पर जैसा नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंगली फिर एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है, वो प्रोटीन बनवाता है। लेकिन ये जो रिपीटिटिव वाले सीक्वेंस हैं ये कोई प्रोटीन बनवा ही नहीं सकते। तो मैक्सिमम पोर्शन भी ये कवर किए हो और कोई प्रोटीन भी नहीं बनवा रहे हैं। नॉन रिपीटिटिव डीएनए आर कॉल्ड बल्क डीएनए। आपको बतला ही चुके यहाँ पिक में कि मेजर पिक बनाता है और उसको बल्क डीएनए कह रहे हैं, विच फॉर्म मेजर पिक। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, सैटेलाइट डीएनए शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसलिए हमने शुरू में ही पॉलीमॉर्फिज्म की चर्चा की। तो आप पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सीधा सा समझिए, इनहेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशन, बिल्कुल सिंपल वे में अगर समझें तो सैटेलाइट डीएनए शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन पाए जाते हैं सैटेलाइट डीएनए में, विच फॉर्म बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अभी जस्ट हमने आपको बतलाया कि अगर प्रोटीन फॉर्मेशन की बात करें तो ये सैटेलाइट डीएनए हमारे किसी काम का नहीं है, ये प्रोटीन बना ही नहीं सकता, और ह्यूमन जीनोम में मैक्सिमम पोर्शन भी ये कवर कर रहा है। तो आखिर इसका यूज क्या है हमारे लिए, तो बतला रहा है कि यही हमारा बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इसी रिपीटेटिव डीएनए के आधार पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सेल फ्रॉम एन इंडिविजुअल सो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। किसी भी टैक्सा के एक एनिमल को सेलेक्ट करें और उसके बॉडी के किसी भी पार्ट से सेल निकालें, एक इंडिविजुअल की बॉडी का अगर सेल है, चाहे जिस किसी भी पार्ट का सेल हो उस इंडिविजुअल का, सेम डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म उसमें पाया जाएगा। मान लीजिए कोई एक इंसेक्ट लिए, उसके विंग से निकाला, उसके लेग से निकाला, उसके हेड वाले पोर्शन से निकाला, उसके एब्डोमेन से निकाला, थॉरिक्स से निकाला, ये डिफरेंट पार्ट से सेल अगर निकाला एक ही इंसेक्ट के, तो देखेंगे कि उसमें जो डीएनए पाया जा रहा है उस सेल में, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म की डिग्री सब में एक जैसी होगी। Therefore, used in forensic department to identify criminals। अब इसका फायदा क्या मिलेगा, देखिए किसी केस में देखते हैं कि क्रिमिनल का बाल क्राइम सीन पर पाया गया, कोई क्राइम किया, वहां किसी तरह से उसका बाल खींचा झपटी में रह गया, निकल गया। किसी का देखते हैं स्किन, जो आदमी जो था वो मर तो गया, लेकिन मारने के क्रम में उसने खरोंच लिया उस क्रिमिनल को, तो उसके स्किन के कुछ सेल्स उसके नाखून में लगे रह गए। रेप केस में कुछ सीमेन मिलते हैं, सीमेन में आप पढ़े कि सेल्स भी होते हैं, है ना, स्पर्म होगा। तो चाहे उसके किसी भी बॉडी पार्ट का सेल हो, उससे डीएनए निकाल के अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे और उस ऑर्गेनिज्म का अगर डीएनए निकलवा के मैच करवाएंगे तो बिल्कुल मैच कर जाएगा अगर उसी व्यक्ति का होगा। तो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है, किसी एक व्यक्ति का बॉडी का सेल है तो किसी भी पार्ट का वहां पर रह गया हो क्राइम सीन पर, तो सेम उससे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति का वो स्किन का पार्ट है या सीमेन है या हेयर है, कुछ भी पार्ट हो। नेक्स्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, नाम ही है इसका, इनहेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशन। तो ये ऐसा वेरिएशन है जो किसी व्यक्ति की संतान में भी जाएगी, किसी ऑर्गेनिज्म की संतान में भी जाएगी। तो इसलिए यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल। तो इनहेरिटेबल है तो जैसा पेरेंट्स में पॉलीमॉर्फिज्म होगा उसके चाइल्ड में भी वो इनहेरिट होगा। सो हेल्प्स इन सॉल्विंग पैटर्निटी डिस्प्यूट। तो कोई बच्चा अगर है और उसके डिफरेंट दावेदार, कभी कभी कोई बच्चा खो जाता है, ठीक है, वो एक बड़ा मतलब हंसी वाला पिक्चर देख रहे थे हम लोग, तो उसमें इस तरह का दिखाया कि माँ बाप के लिए वो दिया प्रचार, किसी कारण से ऐड दिया कि मदर फादर की जरूरत है, ढेर सारे मदर फादर आ गए, हाँ तू ही मेरा बच्चा है। तो ऐसे में अगर एक्चुअल पता करना हो, किसी कोई एक बच्चा कहीं मिस हो गया है और उसके ढेर सारे दावेदार आ जा रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, तो ये पैटर्निटी डिस्प्यूट क्रिएट होगा। और ऐसे केस में उस बच्चे का डीएनए और जो दावेदार हैं पेरेंट्स ढेर सारे उसके, उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर दोनों का किया जाएगा तो जिस पेरेंट्स से ज्यादा मैच होगा, बिल्कुल मैच होगा डीएनए बच्चे का, उसको वो दे दिया जाएगा। तो पैटर्निटी डिस्प्यूट ऐसे सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो यूज्ड इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो पॉपुलेशन डाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी डिटरमाइन करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी पॉलीमॉर्फिज्म हेल्प करता है। इसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म इज बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। जेनेटिक मैपिंग थोड़ा हम लोग पहले भी पढ़े हैं शायद इसी चैप्टर में। तो उसमें क्या है, कौन सा जीन किस सीक्वेंस में किस क्रोमोसोम पर रखा हुआ है और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यही जेनेटिक मैपिंग है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के आधार पर हम जेनेटिक मैपिंग भी कर सकते हैं ह्यूमन जीनोम का। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीमॉर्फिज्म इज बेसिस ऑफ स्पेसिएशन एंड इवोल्यूशन। स्पेसिएशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, और न्यू स्पेसीज अगर बन गया यानी पहले वाले ऑर्गेनिज्म से ज्यादा इवॉल्व हो गया ऑर्गेनिज्म यानी इवोल्यूशन हो गया, तो इसका भी पता लगाने में पॉलीमॉर्फिज्म हेल्प करता है यानी जेनेटिक वेरिएशन हेल्प करता है। तो ये जितना भी पॉलीमॉर्फिज्म के लिए पॉइंट्स देख रहे हैं मीन सारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की यूटिलिटी है, उसका क्या यूज है, हम क्या क्या उसकी मदद से कर सकते हैं, यही पॉलीमॉर्फिज्म के द्वारा भी हम शो करने की कोशिश किए हैं। तो आपसे कभी कभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज पूछता है, तो यहाँ आपने देखा क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी मदद से, पैटर्निटी डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, फिर डिटरमाइन करना हो पॉपुलेशन या जेनेटिक डाइवर्सिटी तो वो कर सकते हैं, ह्यूमन के जीनोम की मैपिंग कर सकते हैं जेनेटिक मैपिंग, और फिर स्पेशिएशन और इवोल्यूशन का पता लगा सकते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम क्या क्या कर सकते थे वो तो हमने देखा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे कैसे, क्या प्रोसीड्योर है इसका, उसको देखेंगे। तो नाम ही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इसके लिए हमें डीएनए तो चाहिए ही होगा। उसके लिए डीएनए कहाँ से आएगा, आपको पता है कि सेल के न्यूक्लियस में होता है। तो सेल का ब्रेक डाउन करेंगे, न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन करेंगे, और ये जो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर रखा होता है उसे बाहर निकालेंगे, और उसे बाहर निकालना ही कहलाएगा हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो न्यूक्लियस से हमने डीएनए को बाहर निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेट किए तो आपको पता है ये 2.2 मीटर लॉन्ग है, काफी लंबा है, और इससे काम करना मुश्किल होगा। हमें इसका छोटा टुकड़ा मिल जाए तो काम आसानी से हम कर सकते हैं। तो क्या होगा, उसको छोटे छोटे टुकड़े में कट किया जाएगा डीएनए को, उसी को कहते हैं डाइजेशन। और कट किससे करते हैं आपको पता ही है, मॉलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को कहते हैं। ये एंजाइम है जो कि डीएनए को कट कर सकता है पर्टिकुलर साइट पर। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की मदद से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाता है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में काटा जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन ऑफ डीएनए। फिर इस छोटे छोटे टुकड़े को कैसे सेपरेट करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने ऑलरेडी पढ़ा ही है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करते हैं, वेल में लोडिंग करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड होगा तो उसकी डायरेक्शन में अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगा, ये डीएनए मूव करके एनोड की तरफ जाएगा, एनोड के पास जाएगा। और जो जितना छोटा होगा डीएनए वो उतना फास्ट रेट पर मूव करके एनोड की तरफ जाएगा, यानी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वेल से, और जो लॉन्गर डीएनए है वो कम डिस्टेंस वेल से कवर करेगा। तो इस तरह से डिफरेंट साइज के डीएनए सेपरेट हो जाएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के द्वारा। अब क्या करना है, सारे जो डीएनए मिले हैं वो जेल से चिपके हुए हैं, सेपरेट तो हो गए लेकिन अभी भी वो जेल से चिपके हुए हैं, उसको अलग करना है।
जेल से रिमूव करना है, निकालना है डीएनए को, और फिर उसको ट्रांसफर करना है एक नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की शीट पर रखना है। जेल पर तो उसको इसलिए डाले थे कि सारे साइज के, डिफरेंट साइज के डीएनए सेपरेट हो जाएं। अब सेपरेट हो गए तो जेल से हटाना है हमें, और हटा के रखेंगे कहाँ, तो नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन पर रखेंगे। समझ लीजिए, समझने के लिए थोड़ी देर, कि पॉलीथीन प्लास्टिक शीट ही होता है, उस टाइप का है ये स्ट्रक्चर। तो डीएनए को उठा उठा करके इस पर शिफ्ट किया गया, यानी ट्रांसफर किया गया। तो ये नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका, ट्रांसफर ऑफ डीएनए सेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। तो सिंथेटिक क्यों कह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है, तो कौन सा मेम्ब्रेन है ये, नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन हो सकता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लॉटिंग। किसको ब्लॉटिंग कहे, जेल पर से आपने डीएनए फ्रेगमेंट को उठा के नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन के ऊपर रखा, इस शीट के ऊपर रखा, इसी को कहते हैं ब्लॉटिंग। तो कहीं कहीं देखते होंगे आप साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक करके लिखा हुआ इसके बारे में, तो ब्लॉटिंग का मतलब समझ गए। अब इसके बाद ये जो डीएनए थे सारे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड थे, ठीक है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड है, और जैसा सिंगल स्ट्रैंडेड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री ही तो उसके साथ आके लग सकता है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर लगेगा तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग वीएनटीआर प्रोब। ये वीएनटीआर और प्रोब भी बहुत पूछता है आपको, अभी देखते हैं क्या क्या है ये। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, पहले बतलाए कि जो डीएनए हमने लिया है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। हमको एक समय बहुत कंफ्यूजन होता, बहुत सारा वीडियो देखते खोजते, तब जाके कहीं ये क्लियर नहीं किया हुआ था कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड लेते हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत सारा वीडियो देखते देखते तो एक ऐसा मिला जिसमें ये चीज क्लियर किया कि ये डीएनए जो ले रहे हैं, सारा प्रोसेस कर रहे हैं, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, और यहाँ ये वीएनटीआर प्रोब जो लेंगे वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। तो ये वीएनटीआर प्रोब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अटैच्ड विथ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो या आरएनए हो, अगर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ अटैच है, उसके लिए हम प्रोब टर्म यूज करते हैं। ई छूट गया बच्चे, यहाँ ई भी होगा। ई भी होगा यहाँ पे। तो प्रोब आपको समझ में आया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो या आरएनए हो, उसके पीछे, उसके एक साइड मतलब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल अटैच है, उसी स्ट्रक्चर को, पूरे स्ट्रक्चर को हम वीएनटीआर प्रोब कह रहे हैं। और इस वीएनटीआर प्रोब में बतला रहा है कि हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाया जा रहा है, यानी जेनेटिक वेरिएशन काफी ज्यादा है। तो ऐसा डीएनए का सेगमेंट या आरएनए का सेगमेंट लिया गया है जिसमें कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा हुआ है। और ये जो हमने लिया है प्रोब में डीएनए या आरएनए का सेगमेंट, यहाँ डीएनए ही मान के चलिए क्योंकि आरएनए यहाँ जरूरत नहीं है। तो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर हमने लिया, और ये जो स्ट्रक्चर लिए हैं इस पर नाइट्रोजनस बेस की क्या सीक्वेंस हुए हमें पता है, ठीक है। और इधर जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह करके जो डीएनए वाला सेगमेंट पाए थे, जिसका ब्लॉटिंग किया था हमने, नायलॉन शीट पर रखा था, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो अब उसका हाइब्रिडाइजेशन इस प्रोब के साथ करवाएंगे। तो समझने के लिए थोड़ी देर हम प्रोब को ऐसे दिखाएं। नहीं हुआ। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, आर ए लिख देना समझने के लिए। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये जुड़ा हुआ ये मॉलिक्यूल हमने दिखाया, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाए। तो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमको मिला,
इसी को हम कह रहे हैं प्रोब। इसी को हम प्रोब कहे। तो ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और इस पर नाइट्रोजनस बेस ऐसे निकला हुआ रहेगा। तो मान लीजिए इस पर यहाँ ए लगा हुआ है, इस पर सी लगा हुआ है, यहाँ जी लगा हुआ है, यहाँ ए लगा हुआ है, यहाँ टी है, फिर सी है, फिर जी है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजनस बेस है, डीएनए पर लगे हुए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने लिया है। आर एक्टिव लिख दें तो शायद और क्लियर हो जाए आपका। आर एक्टिव हमने रेडियो एक्टिव के लिए लिखा है। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा प्रोब कहलाया। अब इसके साथ जो क्राइम सीन से हमें डीएनए मिला था उसका सिंगल स्ट्रैंडेड अभी हम लोगों ने लिया और ब्लॉटिंग किया, नाइट्रोसेलुलोज पर रखा हुआ है, उसको छोड़ देंगे फ्री इस प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज होने के लिए और वो ऐसे इसके साथ आके जुड़ेगा। तो अब इस स्ट्रैंड का आपको पता चल जाएगा कि नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस क्या है अपने आप, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और इस वाले स्ट्रैंड का सीक्वेंस आपको पता है। तो क्या होगा, अगर यहाँ ए है तो यहाँ टी हो गया, आपको पता है कि यहाँ टी ही होगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी होगा, फिर सी है, टी है, ए हो जाएगा यहाँ जी है और यहाँ सी है। तो आपको खुद पता हो जाएगा कि ये क्या सीक्वेंस है जो डीएनए का फ्रेगमेंट मिला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप प्रोब किसको कहते हैं वो समझ गए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है वो समझ गए। इसके बाद आते हैं तो हाइब्रिडाइजिंग यूजिंग VNTR प्रोब, ये समझ में आ गया कि ये VNTR प्रोब है हमारा और उसके साथ इसको हाइब्रिडाइज करवा रहे हैं, जोड़ी बना रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो हाइब्रिडाइजिंग यूजिंग VNTR प्रोब्स, VNTR प्रोब क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अटैच्ड विद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैविंग हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। अब डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। अब ये जो हमें हाइब्रिडाइज्ड मिला डीएनए, अब ऑटो रेडियोग्राफी इसका करेंगे, यूवी रेज की मदद से इसका फोटोग्राफ तैयार होगा और उसमें बैंडिंग दिखाई पड़ेगी। जितना जिसका रिपीटिशन होगा, यहाँ तो हम रिपीटिशन आपको नहीं शो कर पाए छोटी सी जगह में, तो जितना रिपीटिशन होगा, जैसे उसमें 4 बार कहे कि रिपीटिशन हुआ था, दिखाए थे आपको, उस वाले एग्जाम्पल में हमने दिखाया आपको कि 4 बार रिपीटिशन हुआ। तो इसके लिए ये मात इतना सा बैंड बनेगा। अगर कहीं 2 ही बार रिपीटिशन हुआ होगा तो वो थोड़ा पतला बैंड बनेगा, कहीं बहुत ज्यादा रिपीटिशन हुआ तो वो इतना चौड़ा सा बैंड बना। तो इस तरह से बैंड प्राप्त होंगे अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से। अगर देखेंगे ये हाइब्रिडाइज्ड वाले को तो किसमें कितना रिपीटिशन है, अभी पढ़ा ना हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है इस प्रोब में,
तो कितनी बार रिपीटिशन होगा उस हिसाब से यहाँ बैंड दिखाई पड़ेगा। और यही बैंड जो दिख रहा है इसी को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कह रहे हैं। फिंगरप्रिंट हो गया ये, और प्रोसेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया। तो ये कह रहा है डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। तो कैसे इसको देख पाते हैं, ऐसे खाली आंख से आपको नहीं दिखेगा ये बैंड, तो यूवी रेज जब यूज करेंगे तो ऐसा बैंड दिखाई पड़ता है, यही ऑटो रेडियोग्राफी कहलाया। तो पहले भी बतलाया आपको कि प्रोब बहुत ज्यादा आपसे पूछता है, और दूसरा जो है वो VNTR क्या है उसको पूछता है। तो यहाँ हमने इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। VNTR तो V वेरिएबल के लिए है, N नंबर के लिए है, ऑफ टैंडम रिपीट। टैंडम का मतलब इन प्रॉपर ऑर्डर। तो वेरिएबल नंबर अभी देखें कि किसी में 4 बार रिपीट हो सकता है, किसी में 40 बार रिपीट हो सकता है। तो वेरिएबल नंबर है किसका, रिपीट का। तो रिपीट कैसे है, टैंडम ऑर्डर में सजा हुआ है। अभी बतलाए थे, मान लीजिए ATCG करके कि वो वही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा। तो यही है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। इट इज मिनी सैटेलाइट। अब आपसे पूछ सकता है कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट जो है इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। सैटेलाइट का टाइप अभी हम लोगों ने देखा, तो इट इज मिनी सैटेलाइट। तो मिनी सैटेलाइट का एग्जाम्पल भी पूछा जाएगा तो उसका भी आंसर VNTR होगा। स्मॉल DNA सीक्वेंस इज रिपीटेड इन सीक्वेंस इन मेनी कॉपी नंबर। तो बहुत सारी कॉपीज ये रिपीट होगी इसकी। दिस कॉपी नंबर वेरी क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। अब मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 के लिए हमने किया तो इस तरह का बैंड आया। क्रोमोसोम नंबर 2 जो लिए उसमें रिपीट इसी वाले में ज्यादा है तो ये इतना चौड़ा आया। ये वाले का रिपीट कम है तो उसमें पतला आएगा बैंड। ये वाला भी इसमें पतला है तो ऐसा आएगा। तो हर एक क्रोमोसोम में ये वेरी करेगा नंबर ऑफ रिपीट, और उसी के आधार पर हर एक क्रोमोसोम, एक ही व्यक्ति के हर एक सेल का क्रोमोसोम का, हर एक क्रोमोसोम का बैंडिंग पैटर्न अलग होगा। तो उसी को यहाँ कह रहा है कि दिस कॉपी नंबर वेरी क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। तो मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 7 है तो उसका बैंडिंग पैटर्न कुछ और आएगा, फिगर 1 है तो उसका अलग आएगा। तो हर एक क्रोमोसोम का अलग अलग आएगा। Therefore, autoradiography show different bending patterns for different chromosomes from an individual। तो different bending pattern से क्या सेंस है वो आपको हम दिखला ही चुके कि इस तरह की पट्टी दिखाई पड़ती है बैंड, उसको बैंडिंग पैटर्न कह रहे हैं। तो डिफरेंट बैंडिंग पैटर्न का एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं, इसमें बैंडिंग पैटर्न अलग है, ये दूसरा क्रोमोसोम है इसमें बैंडिंग पैटर्न अलग है। अब PCR क्या होता है, मान लीजिए किसी क्राइम सीन पर बिल्कुल थोड़ा सा सीमेन मिला, 1 ड्रॉप, और उसमें जितना DNA मिल पाएगा यानी उसमें जितना सेल होगा और उसमें जितना DNA होगा वो सफिशिएंट नहीं है DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए। जैसे आपका एग्जाम होता है और उसके लिए क्वेश्चन पेपर आता है, तो एक क्वेश्चन पेपर आया और स्टूडेंट आप मान लीजिए एक सेक्शन में 40 हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। 1 से 40 बच्चे का काम नहीं चल सकता, टाइम के अंदर एग्जाम नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं, उसका जेरोक्स निकलवाते हैं, ठीक वैसे ही कॉपी तैयार करवाते हैं 40 और तब आपको बांट देते हैं एक एक करके। तब आपका काम हो पाता है, एग्जाम प्रॉपर वे में हो पाता है। ठीक उसी तरह से अगर DNA फिंगर प्रिंटिंग करना है और हमारे पास DNA बहुत कम मात्रा में अवेलेबल हुआ है क्राइम सीन से, तो उसका क्या करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाएंगे उस DNA का, और ढेर सारा वैसा DNA हमें मिल जाएगा। तो इसी को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कह रहे हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है PCR।
किसमें? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। क्यों हेल्पफुल है? अभी आपने देखा कि कम अमाउंट में भी अगर मिलता है क्राइम सीन पर कोई शेल या टिश्यू, तो उससे ज्यादा अमाउंट में कैसे डीएनए प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए ये एक बुन है, वरदान है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू, बाय।